और आज खबरों की शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे से। और वो जो उन्होंने कहा, जिनसे मिले वो खबर बनी और जिनसे नहीं मिले वो भी खबर बनी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान के नेता अमीर खान मुत्तकी पहली बार भारत के दौरे पर आए, लंबा दौरा है उनका। और कल उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफगान दूतावास के अंदर। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के बारे में बहुत से सवाल हुए, उसका जवाब उन्होंने दिया। पाकिस्तान के बारे में सवाल हुए, उन्होंने उसका जवाब दिया। आज अमीर खान मुत्तकी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद के दौरे पर हैं। मुत्तकी देवबंद के दारुल उलूम पहुंचे हैं, जहां पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और वहां उन्होंने कहा कि देवबंद दौरे से भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में और मजबूती आएगी, क्योंकि दारुल उलूम का अफगानिस्तान के साथ एक पुराना रिश्ता रहा है। कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो तब भी उनसे सवाल हुआ था कि देवबंद आप क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कल बड़ी डिटेल में बताया था कि देवबंद से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। अफगानिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देवबंद में पढ़ाई करके आते हैं। जैसे यहाँ पर लोग डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ऐसे ही धार्मिक पढ़ाई करने के लिए भी लोग आते हैं और उनमें से बहुत से देवबंद जाते हैं। और हम लोगों का बहुत पुराना नाता देवबंद से है। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे और विवाद जो हुआ है उनके दौरे से उसकी भी बात करेंगे। कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी महिला पत्रकार को नहीं आने दिया। इस पर भारत में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, तमाम नेता जो हैं विपक्ष के, वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी, ये कैसे हो सकता है आपके देश में अगर कोई व्यक्ति बाहर का आए और वह ऐसा सलूक कर सकता है हमारी महिला पत्रकारों के साथ। इस पर भी आगे बात होगी। लेकिन देवबंद दौरे पर चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं, तो सुनते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री क्या बोले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। ज़ाहिर है कि उलमा और तलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है, इसलिए मैं आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे सर आप कैसे देखते हैं ये रिलेशन, कैसे लेके जाना चाहेंगे आप साहब मुत्तकी साहब, आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में आइंदा में बहुत रोशन नज़र आ रहा है मुझको। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री देवबंद पहुंचे तो अरशद मदनी जी, जो कि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष भी हैं और देवबंद के भी जिम्मेदार लोगों में से एक हैं, उनसे भी हमने बात की। हमारे संवाददाता शुएब रजा उनसे बात करने के लिए गए और उन्होंने अफगानिस्तान का और देवबंद का क्या रिश्ता है ये बताया। दारुल उलूम का एक तो इल्मी ताल्लुक है, वो तो सारी दुनिया से है, अफगानिस्तान से भी है और सारी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर आज़ादी वतन के लिए जो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का काम था, उस सरज़मीन के अंदर जो हुकूमत कायम की, उसके अंदर सबसे पहला जो सदर बनाया, वो बनाया एक हिंदू को, जिससे ये पता चलता है कि उनकी ज़हनियत हिंदुस्तान के लिए क्या थी। तालिबान ने कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को इन्होंने पीछे धकेल दिया है। इस चीज़ के अंदर असर है उस तरबियत का जो हमारे अकाबिर रहमहुमुल्लाह से इन्होंने और इनके बड़ों ने पाई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और यही दारुल उलूम से वो ताल्लुक़ है जिनको उस मुल्क से हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से दारुल उलूम में लेकर आया है। जो काजी जिनका नाम था काजी अब्दुल रज़्ज़ाक़, वही वो लोग थे कि जिन्होंने इन हजरात को, जब ये गए, ये तो दारुल उलूम के लोग थे, पढ़े हुए थे, और वो भी दारुल उलूम के पढ़े हुए थे और वो बड़े ओहदे के ऊपर थे, उन्होंने इनको अमीर हबीबुल्लाह तक पहुँचाने के लिए जो इस वक्त हाकिम थे वहाँ के बुनियादी किरदार अदा किया। देखिए, तालिबान आज अफगानिस्तान में सत्ता में है, दूसरी बार आया है। हमने पिछली बार से हमारा सबक ये है कि हमारे जब उसके साथ कोई संबंध नहीं थे और कांधार हाईजैक हुआ, हमें ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त कोई लिंक नहीं था हमारा उनसे बात करने के लिए। इस बार दुनिया की परिस्थितियां बदली हुई हैं, भारत पाकिस्तान के साथ अभी आपकी जंग भी हुई है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, तो ये दुनियादारी है कि हमें उसके साथ रिश्ता रखना पड़ रहा है। लेकिन अब तालिबान को जब जिन चीज़ों के लिए जाना गया दुनिया में,
वो थी एक्सट्रीमिस्ट सोच, एक बिल्कुल अतिवादी सोच, खासकर महिलाओं के साथ उनका सलूक। अब कल जब ये भारत के दौरे पर आए तब भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान एम्बेसी के अंदर किसी महिला पत्रकार को आने नहीं दिया। मैंने आपको बताया इस पर हमारे यहाँ काफी विवाद हुआ है। अब ये चाहे प्रोफेसर साहब चाहे ये देवबंद गए, ये भी लोग कह रहे हैं, कल से मैं देख रहा हूं कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये बात हो रही है कि जब ये तालिबान आया था अमेरिका को हरा करके, और उस वक्त यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सीनियर मौलाना साहब उन्होंने तारीफ कर दी थी, वो फ्रीडम फाइटर कहा था, तो हमारे यहाँ बड़ा कोहराम मचा था। सही बात है। आज हम उसी तालिबान को कोर्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हम उस मेहमान नवाजी उसकी कर रहे हैं। वो देवबंद जा रहा है, वो धार्मिक यात्रा भी इसके अंदर शामिल कर रहा है, वो ये ताजमहल देखने भी जाएंगे, महिलाओं को वो प्रेस वार्ता में आने नहीं देता है। तो मतलब भारत की एथोस के साथ कोई मेल तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको उनको आज देखिए ये बात बहुत कल से उठाई जा रही है। देखिए हम उनके साथ रिश्ते नातेदारी नहीं करने जा रहे हैं, न हमारे उनके साथ कोई संस्कार मिलते हैं, न हमारी उनके साथ कोई संस्कृति मिलती है। इस बात को बहुत हमको गंभीरता से पहले किनारे कर देना चाहिए। हम उनके साथ एक डिप्लोमेसी की भाषा है फंक्शनल इंगेजमेंट। आपको एक तालिबान एक सच्चाई है आज के दिन में, वो सरकार में है, वहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक चाणक्य ने कहा है ना अरिमित्र, यानी कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका मित्र है। तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान का दिन आज पाकिस्तान के साथ आज के दिन में तालिबान की दुश्मनी है, आपके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को पूरा करता है। और वहाँ आपको 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पर भारत का लगा हुआ था, उन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ संबंध आपके रखने आवश्यक है। एक दूसरी बात, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान के जो डूरंड लाइन के दाएं और बाएं दोनों साइड देवबंद के मदरसे काम कर रहे हैं, और टेररिज्म की फैक्ट्री वही है। जिस तबलीगी जमात को और देवबंद को आप देखते हैं, पाकिस्तान का देवबंद और भारत के देवबंद दोनों का सिलेबस एक है। इस बात को गंभीरता से सोचिए। जो कहा जाता है ना कि क्या चरित्र आपको देखना है, तो ये बार बार मैं कहता हूं, यदि इस्लाम को पढ़ना है तो भारत के स्कूल्स के मत उसको पढ़िए। आप देखिए कि पाकिस्तान का देवबंद क्या कहता है, अफगानिस्तान का देवबंद कहता है, और ये एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम की नर्सरी है दोनों साइड, इन्हीं लोगों ने पैदा किया है। और इसको आप देखेंगे कि अमेरिका ने जो है उसको यूज किया था। CIA का ऑपरेशन, कोविड ऑपरेशन था सोवियत यूनियन को 79 में बाहर निकालने के लिए। पैसा सऊदी अरेबिया से आता था, जो आर्म्स ट्रेनिंग जो था वो पाकिस्तान का था, स्ट्रेटजी अमेरिकन्स का था, और इस प्रकार से तीनों मिलकर के पाकिस्तान अमेरिका को वहां से बाहर रखा। तालिबान का तो मतलब ही छात्र होता है, तो ये जो पढ़ाई करते हैं वो देवबंद का ही सिलेबस है। देवबंद ही है, देवबंद ही है। मैं फिर बार बार कितना बात, कल ही मैंने एक पुस्तक दी थी विजय त्रिवेदी जी को, उसमें मैंने डिटेल से पूरा लिखा है। देवबंद का और एक्सट्रीमिस्ट वर्जन जो है, इस चीज को हम भूल जाते हैं, वो तबलीगी जमात है। क्योंकि तबलीगियों ने देखा कि देवबंद के बावजूद भी भारत की जो महिलाएं हैं वो बिंदी लगाती हैं, वो चूड़ी पहनती हैं, वो मांग टीकती हैं, वो साड़ी पहनती हैं, तो कहा कि अरे यहां तो शुद्धि मूवमेंट चल रहा है, यहां तो इस्लाम टिक ही नहीं पाएगा। तो 1923 के अंदर जो है वो जाते जाते उन्होंने कहा कि नहीं, हमको एक प्यूरिटन इस्लाम लाना चाहिए। तब तबलीगी जमात क्या है, बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी। लेकिन मैं इसीलिए मैंने अगर ये अतिवादी सोच की नर्सरी और ये तो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं देवबंद में, तो भारत में कैसे काम कर रही है फिर? देखिए, अब इसका जवाब तो कोई और देगा, लेकिन मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। इस बात को आरिफ मोहम्मद खान ने उठाया था कि आप 11वीं सेंचुरी का बुक जो है वो हिदाया आप पढ़ाते हैं अभी भी देवबंद के अंदर, जो सहारनपुर का देवबंद स्कूल है उसमें, ठीक है, उसमें जिहाद की परिभाषा जो है वो बहुत एग्रेसिव तरीके से इन्होंने अपनी जो भी उनकी आइडियोलॉजी है उससे तो वो भारत बस 2 लाइन और जोड़ देना चाहता हूं। देखिए, ये जो बात आ रही है कि भाई वहां पर महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिया, या ये हमको ध्यान में रहना चाहिए कि जो एम्बेसी होती है वो भारत की टेरिटरी नहीं है। वो एम्बेसी जो है वो फिर वो अफगानिस्तान का है, और वो एक स्वतंत्र देश के नाते उस एम्बेसी के चार दीवारी में वो क्या करते हैं उस पर भारत का नियंत्रण नहीं हो सकता। नहीं, ये तो सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, आपने महिला पत्रकारों को नहीं आने दिया, तो उन्होंने कहा ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता है कि हम एंटी वुमेन हैं, महिलाओं के खिलाफ हैं, और ये तो हर देश के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, हमारा एक तौर तरीका है उसमें, लेकिन कोई भेदभाव हमने नहीं किया। ये इनका जवाब था इनके फॉरेन मिनिस्टर का। लेकिन जो जिस सोच पर वो वहां चलते हैं अफगानिस्तान में, वो उन्होंने यहां लागू की। प्रोफेसर साहब ने सही कहा,
अब जो भी एम्बेसी होती है वो उस देश का, वो जमीन का टुकड़ा ही उसका माना जाता है। मतलब वो अफगानिस्तान की एम्बेसी भारत में, अफगानिस्तान है तो वहां भारत कोई डिक्टेट तो जारी नहीं कर सकता, लेकिन प्रोटेस्ट तो कर सकता है। लोग ये कह रहे हैं, भारत का विदेश मंत्रालय कहता कि भाई ये बात ठीक नहीं है, भारत सभी पत्रकारों को आप आने दीजिएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने यू आर टू वीक टू स्टैंड अप टू देम, राहुल गांधी ने पूछा। प्रियंका गांधी ने लिखा है प्लीज क्लैरिफाई योर पोजीशन ऑन दिस। देखिए जिस तरह से तालिबान को यहाँ पर हम लोगों ने एक डिप्लोमेसी के हिसाब से उनको जब वो बन गया, ये तो हकीकत है ना, हमारे चाहने नहीं चाहने की बात नहीं है, हमारे साथ का कोई रिश्ता नहीं है, मेल नहीं है, वो भी बात ठीक है। और अभी तो भारत ने उनको वो नहीं दिया है, मान्यता नहीं दी है, रिकॉग्नाइज नहीं किया, झंडा नहीं लगा था वहाँ तालिबान का। तो इसलिए क्योंकि मान्यता वहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन उसके बाद भी आपने यात्रा को दिया, फिर देवबंद जाने दिया। और जो महिला पत्रकारों की बात है, ये बात ठीक है, डिप्लोमेसी के हिसाब से हम कहें कि वो ज़मीन उनकी होती है, वहाँ तो अरेस्ट भी नहीं कर सकते आप, कोई पुलिस एक्शन भी एम्बेसी के अंदर नहीं ले सकते, उसका एक अलग से प्रोटोकॉल है। लेकिन मतलब विरोध तो दर्ज करा ही सकते हैं। कराना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कराना चाहिए, कोई इतना ऐसा इशू नहीं है, कोई इससे रिश्ते नहीं बिगड़ते। और हमको अपनी विचार की धारा के साथ भी तो खड़े रहना चाहिए ना। तालिबान जब अपनी विचारधारा के साथ खड़ा, उन्होंने कहा भाई हम ऐसा सोचते हैं, उसने यहाँ के भी अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी ना, तो फिर हम अपने यहाँ पर भी रहकर नहीं रह सकते। इसका मतलब हम थोड़ा सा, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें भारत का विदेश मंत्रालय आपत्ति दर्ज करा देता कि ऐसा होना चाहिए। वो बुलाते कि नहीं बुलाते, लेकिन यदि नहीं बुलाया है तो उसकी आपत्ति, एक स्टेटमेंट आना चाहिए। और इसमें इतना क्या डर है, मतलब अब आप इसको कहें कि नहीं हम उनके दखल नहीं दे सकते, तो ये तो कोई बात नहीं है। आप अपनी विचारधारा के साथ अगर नहीं खड़े रह सकते, तालिबान खड़ा रह सकता है और आप नहीं खड़े रह सकते अपनी जमीन पर। कल उन्होंने सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक तो मैं आपको बता रहा था झंडे वो इंपॉर्टेंट है। यस। जो विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई डेलीगेशंस की, तो आमतौर पर दोनों देशों के झंडे पीछे लगे होते हैं। वहां ना अफगानिस्तान का झंडा था, ना भारत का झंडा था। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इनकी एम्बेसी के बाहर भी जो झंडा लगता है वो अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग लगता है, जो पहले से चला आ रहा है। इन्होंने उसको, अब ये उसको मानते नहीं है तालिबान वाले, ये अपना वो सफेद और काला झंडा मानते हैं, जो तालिबान का इस्लामी झंडा जो है वो। लेकिन कल विदेश मंत्री के साथ बैठक में वो झंडा नहीं था। जब ये एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए तब इन्होंने टेबल के ऊपर वो रखा, लेकिन पीछे दीवार पे क्या था वो आपने देखा? कभी गूगल कीजिएगा, दीवार के पीछे दीवार पर बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी बामियान बुद्धा की। बामियान बुद्धा जिसको तोपों से उड़ा दिया गया था, वो खाली जो वो बना हुआ है खाका सा, वो फोटो लगी हुई है पीछे। मैं तो कहता हूं वो भी मैसेजिंग थी। भारत में आके आप बामियान बुद्धा उड़ाया, उसकी तस्वीर पीछे लगा रखी है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि कुछ ज्यादा डीप डाइव मार गए आप लोग। एक तो पहली बात, क्या इसकी अभी आवश्यकता है क्या? तो 3 अलग अलग हिस्सों में देखें तो बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान जिस स्थिति में है और अमेरिका उसके साथ जिस तरह की गलबहियां कर रहा है, उसमें हमें कोई तो चाहिए इस रीजन में। तालिबान को हमने न तब उस तरह से स्वीकार किया था जब हमारे रिश्ते अच्छे भी हुआ करते थे, हमारे रिश्ते हामिद करजई से अच्छे थे, हमारे रिश्ते अलग अलग वहां की सरकारों से अच्छे रहे, हमारे रिश्ते तालिबान के साथ अच्छे नहीं रहे। लेकिन तालिबान ने जिस भूभाग पर, जिस हिस्से पर अभी शासन अपना बना रखा है, कब्जा कर रखा है, उनसे हमारे रिश्ते कभी खराब नहीं रहे। अफगानिस्तान के लोग हमेशा भारत को बहुत उम्मीद की नजर से देखते हैं। कई बार वो यूं भी देखते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा तो भारत तो है ना, मतलब उनको अपना सेकेंड होम जैसा, दूसरा घर जैसा लगता है। ऐसे में अगर तालिबानियों के साथ भारत सरकार की बातचीत हो रही है तो हमारे अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट एक जगह है। अफगानिस्तान की उस बड़ी आबादी को उम्मीद की किरण भारत दिखता है, इसके लिए करना चाहिए नंबर 1, जिसको मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई भी और तरीका नहीं है। अफगानियों के लिए अमेरिकियों ने, रूसियों ने, चीनियों ने बड़ा तमाशा किया और पाकिस्तानी तो बड़े अहमक निकले ही निकले, ये अफगानियों को पता है। जहां तक रही बात प्रेस वार्ता में बुलाने की, वो हमारे घर पे आए थे, बिल्कुल हम बुलाए थे, हमने दूसरी वजहों से उनको बुलाया था। किसी वक्त कोई सवाल आए, उसके जवाब में रणधीर जायसवाल इसका जवाब दे दें। हमारे लिए क्या मतलब है मातृशक्ति का, प्रेस वार्ता में एक पत्रकार का होना न होना। और इससे तो मैं बिल्कुल मानता ही नहीं हूं कि कोई कहीं आया है तो वो अपने हिसाब से सब कुछ करेगा, वो वाला अलग हिस्सा है। कोई अपराधी है, घुस जाए एम्बेसी में तो नहीं गिरफ्तार होगा, लेकिन वो यहां मैटर नहीं करता है। हमने उनको जिस पर्पज के लिए बुलाया था उससे आगे वो जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा सतर्कता का है। आप जब देवबंद जा रहे हैं, मुझे ये वाला हिस्सा थोड़ा बहुत मतलब गंभीर नहीं लगता है, ये महिला वाला, ये नेताजी लोगों के लिए ठीक है। अरे तालिबान है, वो महिलाओं से कैसे बात कर लेगा भाई? और नहीं करेगा,
नहीं, वो करेगा कि आप नहीं समझिए करेगा, इसको। हमारा क्या स्टैंड है उस आप पर, इस- सवाल वो नहीं हमारे है। segregation कैसे कर सकता है तालिबान आप लोग फिर बहुत, जिसको कहते हैं ना, उनके तरीके को हम कहेंगे ऐसा है कि तुम अपने सारे तरीके बदल के आओ, वो तो नहीं बदल के आएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि आपसे हम बंद कर देंगे सब कुछ। मैं फिर कह रहा हूं, विरोध जताना अलग चीज है। वो भारत विरोध आया, की ये बात। बड़ी बात है भाई, भारत ने उनको आमंत्रित किया, ये भी तो बड़ी बात है। बड़ी बात है ना। हम हर जगह हम क्यों दबाव में रहेंगे? हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण हम बात म्यूचुअल बात कर रहे हैं दूसरी ना। बात जो कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, तालिबान देवबंद जा रहा है, ये बहुत सतर्क ये ज्यादा खतरनाक है। हम जिस चीज को लेजिटिमाइज करने जा रहे हैं उससे बचने की जरूरत है भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए। और जब हम कहते हैं रिश्ते क्या हैं, अच्छा इस पे चर्चा ज्यादा हो गई, महिला वाले पे। महिला पत्रकार को वो नहीं बात कर रहा है, वो तो महिलाओं को जिस हाल में तालिबान ने रखा हुआ उस पे तो आके शर्म आती है, उस पे तो कभी इन लोगों से लकड़ी से भी नहीं छूना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन आप डिप्लोमेसी में बहुत कुछ करते हैं, दुनिया के बहुत देशों के साथ जाते हैं, अब वो भारत में बैठ के तो ये भी कह के गया। आप जरा वो डिप्लोमेसी की लाइन जरा फिर से सुनाइए उसको, कि हम तो सबको याद है, अमेरिका को भी ध्यान में हो जाए, 20 साल की और लड़ाई तैयार कर लो बगराम एयरबेस पे। वो तो बोल गया कि हम तो नहीं करेंगे, तो क्या करें, ट्रंप ने क्या कर लिया उनका। और ट्रंप का विरोध वाला कुछ बताइए क्या उन्होंने कह दिया। मैं जो कह रहा हूं दूसरा वाला हिस्सा, इसको समझिए, इसमें मैं देख रहा हूं कल से कोई चर्चा नहीं है भाई। तालिबान के सारे लड़ाके, आप कहते हैं तालिब मतलब पढ़ाई, तालिबान मतलब पढ़ाका, यहां तो सिर्फ लड़ाका हमने देखा। सारे बड़े लड़ाके वो देवबंद के पढ़े हुए निकले हुए लोग हैं। भारत को ये चिंता समझनी चाहिए, हमारे खिलाफ वो नहीं जाते हैं कभी, उनकी जमीन हमारे खिलाफ नहीं होती। हम ये हमें तब याद आ रहा है जब तालिबान देवबंद जा रहा है। नहीं ये यहाँ पहले से याद है। यहाँ 200 ना ना साल ना, से अरे पहले देवबंद अरे की सौरभ जी, ना ना यूनिवर्सिटी ना, तब बुरा ये नहीं है। गलत चला जाएगा, आप इसको समझिए। हम ये जानते हैं और यही हमने तय किया, हमने कभी भी उनको मान्यता नहीं दी है, लेकिन आज की परिस्थितियों में हम उनको जिस पर्पज के लिए बुला रहे हैं वो समझिए। अच्छा ठीक है सर, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते। इनसे जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं, समीर जी में आते और हैं। जब अगली जब खबर एक उस पर लाइन आप और जोड़ दूं, जो जब ये सब हुआ था, तो जब ढेर सारे वो मदरसों से निकलने शुरू हुए थे, तो उस वक्त भी ये बात हुई, भारत सरकार और खुफिया एजेंसियां एकमत है कि वहां से ढेर सारे आतंकवादी निकले। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि अरिमित्र, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो भारत के साथ अफगानिस्तान की चाणक्य की एक मंडल थियरी है। नजदीकियां हमारी बढ़ रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान इससे जो है बहुत ज्यादा परेशान है, पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जैसे भारत आए, पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दिया। अब टीटीपी, तहरीके तालिबान, पाकिस्तान के मुखिया को मारने के लिए, इसको लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने मुनीर को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान को हल्के में ना ले, अफगान लोगों के हौसलों को टेस्ट ना करे। अगर किसी ने अफगानियों को छेड़ा तो फिर हम छोड़ते नहीं। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खिते के खैर में है। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफगानिस्तान से किसी को ख़तरा है या किसी को अफगानिस्तान से अमनीती मुश्किल है। जो लोग ये बात करें वो सबूत भी पेश करें। अब देखिए, इन्होंने कहा जाके पूछो अमेरिका से, यूएसएसआर से, नेटो से हमने क्या किया उनके साथ अफगानिस्तान में जब वो घुसे। पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक तो कर दी, लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर टीटीपी ने बदला भी ले लिया, पाकिस्तान को दहला दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ आग लग गई। आत्मघाती हमलावरों और पाकिस्तानी सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक फिर मारे गए। अभी 11 लोग मारे गए थे, जिसमें कर्नल रैंक का अफसर भी था। हमले के पीछे टीटीपी का हाथ बताया जा रहा है और टीटीपी के हमले में डेरा इस्माइल खान का यह पुलिस सेंटर पूरी तरीके से तबाह हो गया। तस्वीरें आप इसकी देख रहे हैं। अब काबुल पर पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी, इसे पाकिस्तान की आर्मी ने कबूल किया। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने माना कि पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया था।
अहमद चौधरी ने कहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता है और अफगानिस्तान से उसे मदद मिलती है, इसीलिए हमने यह एक्शन लिया। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे 2-3 बार सीधे सीधे सवाल हुआ, क्या आपने हमला किया अफगानिस्तान में, काबुल में? उसका सीधा जवाब नहीं दिया इन्होंने। थर्ड टाइम जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा, उसका वो जवाब आप सुन रहे थे, इन्होंने मना नहीं किया, मतलब इन्होंने स्वीकार किया कि हमने हमला किया। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत से पाकिस्तान को सिर्फ वार्निंग नहीं दी, काबुल एयर स्ट्राइक को लेकर आमिर खान मुत्तकी ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को उसकी गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। तो इन्होंने तो साफ साफ कह दिया समीर जी कि तुम्हारे देश में जो आतंकी हमले जिनको तुम मानते हो रहे हैं वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसका हमसे क्या लेना देना। इंटरेस्टिंग ये है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है और जवाब भारत से जा रहा है। समीर जी, निश्चित रूप से उन्होंने भारत की भूमि से पाकिस्तान को समझा दिया है कि भाई आप हम पे अगर हमला करोगे तो आप इतिहास भी याद दिला दिया उन्होंने कि भाई अमेरिका से आप पूछो, नाटो से पूछो, ब्रिटेन से पूछो कि किस तरीके से हमने सबक सिखाया। और अफगानिस्तान के लोग जिस तरीके से वहाँ के ट्रेंड होते हैं, जिस तरीके से उनका भौगोलिक क्षेत्र है, जिस तरीके से वो गोरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट है, जिस तरीके से वो सुसाइड बॉम्बर बनकर हमला करते हैं, वो पूरी दुनिया में उसकी दहशत रही है। और पाकिस्तान तो भुक्तभोगी रहा है। तो पाकिस्तान अगर एक सोच रहा होगा कि वो इस तरीके से हमला कर कर वहाँ अफगानिस्तान को डराने की कोशिश करेगा उनके विदेश मंत्री को कि आप भारत में जा रहे हो लेकिन हम अफगानिस्तान पे जो हम जो चाहेंगे वो हमला करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के भूल है। और पाकिस्तान वैसे भी अब अफगानिस्तान से बहुत लड़ने की स्थिति में नहीं है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज किया है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आ रहे हैं, भारत जिस तरीके से अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है कि भले ही आप चीन के कितने भी गोदी में बैठो, भले ही आप अमेरिका के कितने भी गोदी में बैठो, भारत आज जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है, इसका एक बड़ा मैसेज जा रहा है। और दूसरा, अभी तालिबान को लेकर जो चल रहा था कि भाई भारत में आए और महिलाओं को, जिस महिला पत्रकारों को आने नहीं दिया गया। देखिए, भारत और अफगानिस्तान दो छोर है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे संस्कार हो, चाहे किसी भी तरीके से मेल नहीं हो सकता। आप अगर ये सोच लो कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त बने तो वो संभव नहीं है। वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। और भारत सरकार शायद ये बात भूल गई कि जब वहां चुनी हुई लोकतंत्र सरकार को जब इन तालिबानियों ने भगाया था, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका क्या, हम भारत को भी उल्टा टांग देंगे। अगर भारत इस चुनी हुई सरकार को लाने की कोशिश करेगा तो हम भारत को उल्टा टांग देंगे। तब भारत को उन्होंने जब कहा था, तो वो तो जिस तरीके से महिलाओं से व्यवहार करते हैं, आपको ये इनसे कहना चाहिए भाई, भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आते हैं। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिलाओं का एक सम्मान है। और उस महिला विरोधी 13 साल की बेटी के जो 70 साल की लड़के से शादी करके तालिबान कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे धर्म में यही है और हम ये करेंगे और कोई रोक नहीं सकता दुनिया की ताकत। भारत को इस तरीके से तालिबान को, सर, ये मुझे तो लग रहा है कि ना, आप हमारे मेहमान हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आपको भी मेरे घर कोई मेहमान आएगा, सरोज जी, मेरे घर कोई मेहमान आएगा तो मैं जो उसे खाने के लिए दूंगा वही खाएगा। वो ये तो नहीं कहेगा, मैं कहूंगा मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं तो वो ये तो नहीं कहेगा कि समीर जी आप शाकाहारी, मैं आपका नॉनवेज और कही थी। तो मेरे घर अगर आया पर तो हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई एक रिएक्शन तो निश्चित रूप से सरकार बहुत कमजोर प्रतीत हुई है, सरकार को रिएक्ट करना चाहिए था। सिर्फ पाकिस्तान को लेकर नहीं बोला विदेश मंत्री ने, अमेरिका को के लिए सवाल हुआ कि वो आपके यहाँ ट्रंप बागराम एयरबेस चाहते हैं, तो इन्होंने कहा हम भी रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन आप इकोनॉमिक रिश्ते रखो, डिप्लोमेटिक रिश्ते रखो, वर्दी में अगर आओगे तो हम सहन नहीं करेंगे। अमेरिका को भी बुलाया। देखिए, भारत की जमीन, इसको आप मत लीजिए क्योंकि डिप्लोमेसी में भारत की जमीन से ये जवाब दिया गया ना, तो उसका भी एक रिपरकशन हो सकता है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई केवल तालिबान के विदेश हमको लग रहा है जैसे हम इतने अभिभूत हो गए कि तालिबान के विदेश मंत्री यहाँ आ गए। ये यात्रा किस लिए है? ये यात्रा है तालिबान को अपने को लेजिटिमाइज करने की। यस, उसको जरूरत है, उसको जरूरत है कि इस तरह से किया जा रहा है। और हम समझ रहे हैं कि वो यहाँ पर सरकार इतनी कमजोर होगी। समीर जी ने जो बात की उसके आगे की याद तो कीजिए, जब तालिबान वहां पर आ गया तो गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर लेकर आए थे हमारे मंत्री। सिखों को क्यों भागना पड़ा? क्यों भागना पड़ा सिखों को वहां से? तो इसलिए उन सब बातों को भी याद रखिए आप। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि
इस तरह से हो गया कि अब वो आ गए तो बहुत महान काम हो गया। नहीं, और नहीं, देवबंद को लेकर जो चर्चा हुई, देवबंद पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। बिहार की बात करते हैं। बिहार में सीट शेयरिंग का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक किसी भी गठबंधन ने कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका कोई ऐलान नहीं किया। कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अब लगभग फाइनल हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक इसकी घोषणा भी हो जाएगी। एनडीए के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान पटना से नहीं दिल्ली से होगा। इसके लिए एनडीए के सहयोगी दलों के नेता दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आरएलएम पार्टी के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर अब तक कोई फाइनल बात नहीं हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अभी भी चल रही है। उन्होंने अभी और इंतजार करने की बात की है। आपको बता दें, इससे पहले यह दावा किया जा रहा था कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो गया, नंबर भी सामने आ गए थे और ये बताया जा रहा था कि जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका एक बार फिर मिली है और वो बीजेपी से एक सीट ज्यादा चाहती थी, वो उसको मिली। जेडीयू को 101 सीट बताई जा रही थी, इस गठबंधन में मिली है, बीजेपी को 100 सीट। 35 से 40 सीटों की डिमांड करने वाले चिराग पासवान 26 सीट पर मान गए, ये भी जानकारी आ रही थी। जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिलने की बात हुई थी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें। लेकिन जब ये नंबर चलने लगे तो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो ट्वीट किया एक, और उन्होंने कहा कि जो लोग भी ये कुछ बता रहे हैं कि हमको इतनी सीटें, उनको इतनी सीटें, मैं आपको बताता हूँ प्लांटेड खबरें हैं और ये अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। फिर अब जब ये दिल्ली आने के लिए रवाना हो रहे थे तब फिर यही सवाल इनसे हुआ। सुनिए क्या बोले। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है, अब दिल्ली में बातचीत होगी। अब देखिए पोस्ट जो उन्होंने किया है, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता, अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिएगा। अब कौन प्लांट करेगा खबर कि 6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं? ये बात तो वही कर सकता है ना जिसको 6 ही देनी है, 6 से ज्यादा नहीं देनी है। तो बीजेपी के लिए कह रहे हैं समीर जी सीधे सीधे की खबरें प्लांट करा रही है बीजेपी, यही मतलब हुआ उनके ट्वीट का। देखिए, बीजेपी के सामने समस्या ये कि एक को साध रहे तो दूसरे हाथ से फिसलता है, दूसरे को साध रहे तो तीसरे हाथ से निकल रहा है। चिराग पासवान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भाव दे रही है कि भाई नित्यानंद राय 4-4 बार घर चले जाते हैं मानवबल करने, धर्मेंद्र प्रधान फोन करते वो फोन नहीं उठाते, नड्डा जी चिराग पासवान से मानने के लिए फोन कर देते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है और मांझी साहब को लग रहा है कि तो हम भी तो नेता है, थोड़ा हाँ हमारे भी तो मान मनोबल हो। सब कुछ सारा क्रेडिट मीडिया में और सब जगह चिराग पासवान को मिल रहा है कि भाई चिराग पासवान ने सबकी सांसें अटका के रखी है, तो हम भी तो थोड़ा झटका दे। तो उपेंद्र कुशवाहा वही कर रहे हो। मांझी साहब ने कह दिया कि भैया 60 सीटें का कह रहे हो, 2020 में भी हमको 7 सीटें दी थी, तो 5 साल में कुछ तो हमारा प्रमोशन होगा, कम से कम 7 से 9 तो कर दीजिए। वो 60 सीट पर मानने को तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि मेरे घर पे आते तो हो आप, लेकिन मेरे छाती में मूंग दलने आते हो, पवन सिंह को लेकर आते हो और कहते हो उसको आशीर्वाद दे दो, तब तो सीट की बात नहीं करते। तो बोले मेरे संग ऐसा व्यवहार कर रहे हो बिल्कुल, तो उनके भी नाराजगी जाहिर है। सही बात है बिल्कुल। तो अब वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि भले ही आपने मुझे राज्यसभा भेजा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जो कहोगे मैं मान लूंगा। मैं भी कुशवाहा का नेता हूं, चिराग पासवान के नेता है। मांझी साहब कह रहे हैं कि मुसहर तो पूरे बिहार के मेरे हैं। तो आप सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है। नीतीश जी ने अच्छा किया, नीतीश जी ने कह दिया भैया आप निपटो इनको, पहले आप इनको सुलटाओ, फिर आप और हम बैठ के निपट लेंगे आपस में। नहीं, वो भी तो कह रहे हैं 1 सीट ज्यादा चाहिए। नहीं, वो तो भाजपा दे देगी, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट ज्यादा देने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उससे है कि जिनकी हैसियत 5 सीटों की है, वो 25 सीटें मांग रहे हैं। 1-2 अपडेट और दूसरी पार्टियों का भी दे दूं। आज बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है और ये बैठक होगी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर। इसमें उनके अलावा गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे, बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे और बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी दिल्ली आ रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ये भी मौजूद होंगे।
बैठक चल रही है बताया गया है, और बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज नहीं है। लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। शीशा मतलब हाथ छप जाएगा। धन्यवाद। सब ठीक है सर। कितने सीटों पे बीजेपी का फाइनल हुआ सर? जल्दी हो जाएगा। कितने सीट? आप देखिए ना, ये बात दिल्ली में हो रही है, ये इस कौन कितनी सीटें लड़ेगा इस पर भी, जबकि बीजेपी के चुनाव प्रभारी वो कितने दिनों से पटना में ही थे, उसके बावजूद सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है। अच्छा, दिल्ली में एनडीए की एक और सहयोगी दल की बैठक हुई। चिराग पासवान ने आज एलजेपी की संसदीय दल की बैठक बुलाई, और इस बैठक में चिराग पासवान की पार्टी के सभी 5 सांसद भी मौजूद थे। ये आज हुई है बैठक और शायद कल भी चली थी, तो उसका नाम दिया था इन्होंने आपातकालीन बैठक, इमरजेंसी मीटिंग। बैठक में पार्टी ने सारे जिम्मेदारी जो है फैसले लेने की वो चिराग पासवान को दे दी है। अब चाहे वो सीट शेयरिंग का फैसला करना हो, चाहे उम्मीदवारों के नाम का। ये घोषणा तो नेतृत्व करेगा, इसीलिए नेतृत्व घोषणा आज शाम में या कल 10 बजे तक करेगी। तो हम लोग सभी को ये दुख है कि भाई संख्या कोई कैसे चला सकते हैं। संख्या तो जब भी होगा तो पार्टी का नेतृत्व ही चला सकता है। कल फाइनल होगा सर? मतलब सारा चीज एनडीए में केंद्रीय नेतृत्व तय कर रही है, और ये सारी सूचना केंद्रीय नेतृत्व आपको कल 11 बजे तक हमें लगता है दे देगी। दिल्ली में होगी कि पटना में होगी? अभी ये हम लोग तय करेंगे 4 बजे कि नेता कहाँ उपलब्ध हैं, और उसी तरीके से, क्योंकि चुनाव का समय है, सभी लोग अपने अपने जगह व्यस्त हैं, तो अभी 4 बजे ये तय कर लेंगे कि कहाँ पर ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वो बता रहे थे कि कल सुबह 11 बजे तक सारी चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए और उनकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को भी थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा दिख ज्यादा रहा है कि मशक्कत ज्यादा करनी पड़ रही है। मशक्कत तो होती ही है चुनाव के समय में, ये कोई, लेकिन मुझे लगता है कि सबको स्वयं तो पता है ना, जिसको कहते हैं ना एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म आता है, तो आप भले उसमें लिख दें 5, लेकिन जब असेसमेंट करने वाला कहता है कि भाई तुम तो 1.5 ही के लायक हो, तो आपको तो पता होता है। और अगर आपको लगता है कि आप 4 के लायक थे, 1.5 हो गया, तो फिर आप दूसरी नौकरी खोजना शुरू कर देते हैं। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। आपको पता है कि 1.5 में बड़ी मुश्किल से ही तो रखे हुए, नौकरी दूसरी मिलने वाली नहीं है, तो आप कहते हैं चुपचाप मान लो इसी को। आप कहते हैं कि अरे बड़ा गड़बड़ कर दिया सर, उसको तो दे दिया था आपने, हमको नहीं दिया। लेकिन उसको दे दिया था, हमको नहीं दिया, इससे न तो नौकरी चलती है न राजनीति चलती है। आपकी हैसियत क्या है? उपेंद्र कुशवाहा, ये ठीक शब्द का इस्तेमाल किया समीर जी ने कि पवन सिंह को लेकर चले गए मूंग दल ने। वैसे तो पवन सिंह व्यक्ति के तौर पर बहुत ही निकृष्ट और जिसको कहें कि चर्चा करने लायक व्यक्ति नहीं, लेकिन एक समाज ने उसको स्टार माना हुआ है, इतना जबरदस्त उसका जलवा है अलग तरह से, तो उसने चुनाव हरा दिया था उपेंद्र कुशवाहा को। तो एक तरह से तो वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही जिनको लेके गए, वो भाजपा के लिए नहीं, भाजपा के लिए तो वैसे भी अभी तक कोई विरोध नहीं किया था। लेकिन मूल बात यह है, क्या उपेंद्र कुशवाहा की ऐसी हैसियत है? फिर मांझी जी हैं, मांझी जी कह रहे हैं हमको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहिए। अच्छा, तो इसमें क्या करे भाई? इसमें राज्य स्तरीय पार्टी के लिए बीजेपी और नीतीश जी अपने अपने हिस्से से आपको कर दे। नीतीश जी ने एक समय मुख्यमंत्री बना दिया। सबको अपनी हैसियत पता है, और जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर मतदाता समूह संख्या में कोई है तो चिराग पासवान है। भावनाएं भी चिराग पासवान के साथ हैं। उसी तरह का बंटवारा आपको जल्द होता हुआ दिखेगा, और सब आसानी से मान भी जाएंगे। कोई मुझे बहुत मुश्किल होती हुई नहीं दिखती। महागठबंधन में भी ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, वहां भी पिक्चर पूरी तरीके से साफ नहीं है। एक तरफ वीआईपी पार्टी है जो कम सीटों के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करने के लिए आरजेडी पर दबाव बना रही है। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के ऊपर है, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला निकाला नहीं। कांग्रेस ने आरजेडी से जल्द सीट शेयरिंग फाइनल करने को कहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वो नाम जो है पास भी कर दिए जाएंगे। और कल मतलब 12 अक्टूबर को एक दिन के लिए कांग्रेस इंतजार करेगी कि सहमति बन जाए आरजेडी के साथ। अगर नहीं होता तो उसने कहा हम 13 अक्टूबर से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू कर देंगे।
आपके गठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है लगता है। तेजस्वी कुछ सीटें आपको नहीं देना चाहते हैं, आप कुछ सीटें उनको नहीं देना चाहते हैं, आपकी परंपरागत कुछ सीटें उन्हें चाहिए और उनकी आपको। देखिए, गठबंधन की राजनीति भी होता है, गिव एंड टेक, और हमारा लक्ष्य है कि हम सरकार बनाए। तो सरकार बनाने के लिए अगर हमको ये लगेगा कि जो हमारी सीट है उसमें आरजेडी अच्छे से लड़ सकती है या जीतने की संभावना उसकी ज़्यादा है, तो हमको देने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। या उनको अगर ऐसा लगे कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है या कांग्रेस का उम्मीदवार बेहतर है तो उनको भी देना चाहिए। कांग्रेस को कहा जा रहा है 55 से 60 के बीच में कुछ सीटें मिलेंगी, तो 70 से सीधा आप 55 पे आ जाते हैं तो 15 सीटें आपको एक तरीके से, या 60 पे भी आ जाते हैं तो 10 सीटों का एक तरीके से सैक्रिफाइस कांग्रेस को करना। उसका कारण है कि कई दूसरी राजनीतिक दल वो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, तो जाहिर है उनको भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, तो सबको थोड़ा थोड़ा सीट की कुर्बानी देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा। आप लोगों ने अंदर में सहमति बना ली है महागठबंधन ने कि किसको मोटा मोटी कितनी सीटें मिलेंगी? मेरा ख्याल बातचीत काफ़ी अंतिम अपने स्तर तक पहुंच चुका है और कभी भी घोषणा हो सकती है और बहुत हद तक सहमति हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि 80-90% सहमति हो चुकी है। और कब तक अनाउंसमेंट महागठबंधन की तरफ से सीटों का आपको लगता है हो जाएगा? 14-15 तक हो जाना चाहिए। वो खुद ही कह रहे हैं 14-15 तक अनाउंसमेंट होगी। 6 को तो चुनाव है, 14-15 में तो वो ये कह रहे हैं ये अनाउंस करेंगे कौन कितनी सीट लड़ेगा, फिर वो उम्मीदवार ढूंढेंगे सब लोग मिलकर के। तो ये हालत है। हालांकि कल आरजेडी की भी एक मीटिंग हुई है प्रोफेसर साहब, और उसमें सारे, जैसे यहाँ चिराग पासवान को दे दिएगा फैसला, वैसे वहां पर कि वो फैसला ले, वहां लालू यादव को कहा गया, लेकिन लालू जी तो सीन में दिखते नहीं। एक लाइन बस कह दूं, देखिए पूरे में हमको लगता है कि एक ही है जो हिल डुल रहा है बहुत तेजी से, और उसका नाम है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। वही है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों बार बार लगता है कि अंतिम तक वहां छलांग मारने की बारी अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है दोनों गठजोड़ में और कोई छलांग नहीं मारेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब थोड़ा आगे पीछे जाके उस पर मुझे लगता है कि, और मैं आपसे जो पूछ रहा था, लालू यादव चुनाव में नजर नहीं आ रहे। देखिए, लालू यादव जैसे ही चुनाव में आते हैं, चुनाव की परिदृश्य जो है वो पूरा बदल जाता है। तो यही कारण है कि जानबूझ करके लालू यादव को नहीं लाया जाता है। उनको भी पता है कि जैसे ही लालू यादव केंद्र में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी फिर हाइपर बोले हो जाकर के और धुआंधार शुरू कर देगी। देखो, जंगल राज का प्रतिबिंब सामने आकर के खड़ा है, और फिर वो ये जानबूझ करके वो किया जा रहा है ताकि लालू यादव के खिलाफ जो पोलराइजेशन हो जाता है। हालांकि इस बार जो है इन्होंने बहुत कोशिश की है। तेजस्वी ने, आपने देखा होगा कि कुशवाहा आए, फिर 1-2 और लोग आए, दबंग लोगों को अपर कास्ट से भी उन लोगों ने अपने में मिलाने कई लोगों की ज्वाइनिंग की है। तो मैसेजिंग एक दूसरा आरजेडी की तरफ से आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है कि उसकी हैसियत आरजेडी के बगैर बिहार की राजनीति में कहीं पर नहीं है। आप देखेंगे कि 9.6% के आसपास जो है वो पिछली विधानसभा में आया था। उससे पहले 6.7% था, उससे 6.5% था। तो इससे माने डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी पार्टी अपने बल पर कुछ भी नहीं बिहार विधानसभा में करने जा रही। इसलिए आरजेडी के साथ गठबंधन में जाना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है। और ये जो टाइमलाइन जो दिया जा रहा है वो एक ढंग से बार्गेन करने की एक पॉलिटिक्स जो होती है कि भाई ऐसा आप नहीं करेंगे तो हम जाएंगे, क्योंकि आरजेडी को भी ये मालूम है कि ये 10% वोट यदि हमारे साथ नहीं आता है तो उसका भी सुपड़ा साफ हो लेकिन आरजेडी को सर ये भी मालूम है कि हेवी लिफ्टिंग हम ही को करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसलिए वो ज्यादा से वो 135 से ज्यादा सीट लड़ना चाहती है और 100 के करीब खुद पहुंचना चाहती है। आप ये देखिए ना कि पिछली बार जब उनको 60 सीटें दे दी गई तो उसमें 70 दे दी गई थी, तो उसमें कितनी जीत करके आई? 20%, 22% का स्ट्राइक रेट था। 19 सीटें जीते थे, है ना, 19 सीटें जीते थे मात्र। अच्छा, एक यूपी की खबर मैं आपको दे देता हूं। आज यूपी में भी खूब पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। 11 अक्टूबर है, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है आज, जिन्हें संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है, और जेपी को समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा माना गया। जेपी की जयंती को लेकर यूपी में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो देखिए। लखनऊ में जेपी एनआईसी के बाहर अचानक सुरक्षा आज बढ़ गई। जेपी एनआईसी मतलब जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसके बाहर सुरक्षा के बड़े तगड़े बंदोबस्त थे। गेट बंद कर दिया गया, टिन शेड की दीवार खड़ी कर दी गई, कुछ ही दूरी पर बैरिकेड भी लगा दिए गए।
समाजवादी पार्टी का छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जेपी की प्रतिमा पर लेकिन जाकर अंदर माल्यार्पण कर दिया। जेपीएनआईसी का रास्ता भी बंद कर दिया गया है, बैरियर लगा दिए गए हैं। अब पिछले साल आपको याद होगा इसकी शुरुआत हुई थी सब ड्रामे की। जेपी जयंती के मौके पर अखिलेश यादव यहीं पहुंचे थे और जब वहां देखा बैरिकेड वगैरह लगा हुआ तो वो दीवार बैरिकेड फांद गए थे। तो उसके बाद खूब हंगामा हुआ और ये हुआ कि भाई यूपी सरकार अंदर जाने ही क्यों नहीं देती। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंदर हम किसी को जाने नहीं देंगे, नहीं तो किसी को चोट वोट लगने का खतरा जो है वो रह सकता है। लेकिन सेम रिपीट ड्रामा इस साल फिर हो रहा है। अब आज समाजवादी पार्टी के जो लड़के थे वो अंदर ही चले गए पहले ही। जयप्रकाश नारायण को आपने यहाँ उत्तर प्रदेश में याद कर लिया, मैं तो बिहार में याद कर रहा था कि 50 साल हो गए जेपी के मूवमेंट को लेकर, संपूर्ण क्रांति को लेकर। और एक जमाना वो था जब जेपी ने सारी पार्टियों को मर्ज करके जनता पार्टी बना दी थी। याद किया, मतलब वो तो बहुत बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम है। ऐसा कभी नहीं होता कि सब पार्टियां मर्ज करके बना दिया जाए और आज हम एक एक सीट पे लड़ाई जनसंघ जैसी पार्टी मर्ज करने जनसंघ के लिए जैसी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी और उसको जिस तरह से निकलना पड़ा। जेपीएनआईसी में क्या झगड़ा है यहाँ, किसको या तो खोल दें या पूरी तरह बंद कर दें। और मुझे नहीं समझ में आता कि मान लो वो जा रहे हैं, एक तो उनका पॉलिटिक्स जो होगा वो होगा, लेकिन जेपी पर माल्यार्पण करने में यदि ये चले गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों रोकना है, मुझे नहीं समझ में आता। इसमें क्या क्रांति है। और आप चले जाओ, आपको किसी ने मना नहीं किया है, वो भी चले जाए, दूसरे भी चले जाएं तो क्या है, जेपी तो सबके लिए है ना। तो मुझे कोई कारण ऐसा नहीं लगता कि ये जिद बेवजह की है कि जिसपे। और आज तो अखिलेश जी नहीं गए, केवल वो छात्र युवा गए, जो भी युवा नेता। जेपी की और कोई मूर्ति नहीं है लखनऊ में? नहीं, लेकिन इस मूर्ति में भी क्या आपत्ति है? इस जगह पर जेपीएनआईसी गए कभी? नहीं, देखिए असली मसला ये है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर ये अखिलेश यादव ने बनवाना शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण की एक बड़ी प्रतिमा वहां है और ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कॉम्प्लेक्स बनना है। अभी ताजा जो खबर है वो ये खबर है कि जो लखनऊ नगर निगम है वो इसको लीज पर प्राइवेट पार्टीज को देने जा रहा है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि हर बार ये चर्चा होती रहे कि लखनऊ में जो कुछ भी बनाने की कोशिश हुई थी वो हमने की। अब ये सच है जो संगीत जी कह रहे हैं कि कहीं और नहीं है, तो मूर्ति तो उनके ऑफिस में भी लगी हुई है, मुझे जहां तक ध्यान में उन्होंने लगा रखी है। जेपी की मूर्ति और भी कई जगह है, लोग जाते भी हैं। ये तो अभी नई है, इसका तो अभी एक कोई मतलब लोकार्पण तो हुआ नहीं। ये सही है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जगह है, वहां पर लोग जाएंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है, कितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन जगह हो, अगर एक बढ़िया मूर्ति बनी हुई खड़ी हुई है तो एक कॉरिडोर बना दीजिए, सब लोग जाएं, दर्शन करके आएं। जिसको माल्यार्पण करना हो, जिसको पूजा करनी हो, जिसको जल चढ़ाना हो, जैसे जिसको जेपी को याद करना वो करके आए। लेकिन दोनों तरफ से राजनीति की जा रही है और मैं ये बहुत ठीक नहीं मानता हूं। पिछली बार भी अखिलेश जी टीन शेड पे छलांग मार के थे, कहीं कुछ मतलब होनी अनहोनी हो जाती तो ये आपने अंदर की बात बताई ना, उनको ये रेखांकित करना है कि मैं बनवा रहा था, ये मैं बनवा रहा था और इस सरकार में नहीं हो पाया। 2 साल के बाद गाजा में शांति आई है। इजराइल और हमास के बीच समझौता लागू हो गया है और गाजा में लोग अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। लेकिन गाजा पीस प्लान के खिलाफ पाकिस्तान में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान में जबरदस्त हिंसा हो रही है। ट्रंप के गाजा के प्लान के खिलाफ कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान मतलब टीएलपी ये एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहा है और टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तानी रेंजर्स सामने से गोलियां चला रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया जा रहा है। इनको रोकने के लिए रास्ते पर बड़े बड़े बैरिकेड और कंटेनर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान इस बात का विरोध कर रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार और उनकी आर्मी आसिम मुनीर ने इन्होंने ट्रंप के पीस प्लान को क्यों मंजूरी दे दी या मान लिया, जब उसमें गाजा अलग गाजा बनाने को लेकर और इजराइल के खिलाफ कोई ऐसे प्रावधान नहीं है। तो इनका मानना है कि अमेरिका के दबाव में फिलिस्तीनियों का सौदा जो है वो इनकी सरकार ने कर लिया। कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक बहुत ही कट्टरपंथी संगठन है, वहाँ का बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट संगठन है और मौलाना लोग इस पार्टी को चलाते हैं और इन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद का एक मार्च ऐलान किया हुआ था और उसमें इनको रोकने के लिए इस्लामाबाद शहर के बाहर जगह जगह बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए। अब ये कंटेनर वहीं पर लगते हैं पाकिस्तान में, इतने हर प्रदर्शन में वो सड़क जाम करने के लिए कंटेनर लगा देते हैं, लेकिन इनको कोई रोक नहीं पा रहा। और चूंकि ये लोग इतने उग्र हैं तो इनकी पुलिस से झड़पें भी हो रही हैं और इसमें गोली भी चली और 2 लोगों की मौत भी हुई है। ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ, तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। टीएलपी के वर्कर्स पर कल फायरिंग हुई थी, पाकिस्तान के रेंजर्स ने इनको सामने से गोली मारी, ऐसा इन्हीं लोगों का आरोप है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना मार्च रोका नहीं है। टीएलपी के कार्यकर्ता अभी भी सड़कों पर हैं।
ये देखें, ये स्टेट फायर की गोलियां, और ये देखिए आपके सामने कारतूस भी है, ये देखें शेलिंग भी है, ये देखें, ये गोलियां चलाई गई हैं, बहुत शेलिंग हो रही है, ये दोबारा शदीद शेलिंग शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा शेलिंग है, दोबारा शुरू कर दी गई है। ये देखें, ये शेलिंग, ये दोबारा पुलिस वालों ने मजीद बहुत शदीद किस्म की शेलिंग कर दी है, ये देख सकते हैं आप। अब पाकिस्तान का मतलब ही हंगामा है। पीओके में तो लोग मारे जा रहे हैं, ये तो लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में हो रहा है। इसके अलावा आपने को मालूम है खैबर पख्तूनख्वा में उनको टीटीपी मार रहा है, बलूचिस्तान में बीएलए के लोग मार रहे हैं, सिंध के अंदर लोग रोज सड़कों पर निकले होते हैं। लेकिन ये मामला ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें धर्म का एलिमेंट भी जो है वो बीच में जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तान गाजा पर इतनी बुरी तरह घिर जाएगा ये तो कोई नहीं सोच सकता था। नहीं देखिए, अगर हाँ, विजय जी से पूछ रहा था मैं, वो आप बोलिए सर, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि पाकिस्तान में ये उम्मीद करनी ही चाहिए थी, इस बात की आशंका जाहिर की जानी चाहिए थी कि वहाँ पर होना चाहिए कि फिलिस्तीन को लेकर पाकिस्तान का मान लिया सर, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? हमास को मान लेना अलग मुद्दा है, वो तो वहाँ पर वो निपट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिलिस्तीन को लेकर, गजा को लेकर जितना वो होता है, और ये तहरीक लब्बैक को बहुत ही मतलब हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। और आप कंटेनर की बात करें, वो कंटेनर्स पर आप देखिए सब लोग चढ़े हुए हैं, जिन कंटेनर्स पर रोकने के लिए लगाया गया इनको। और ये लाहौर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, और ये लाहौर इस्लामाबाद, हाँ अच्छा, 200-250 किलोमीटर करीब बना है, 200-250 किलोमीटर का। और ये भारत में जब एक्सप्रेस वे बन रहे थे उससे पहले बना, मतलब बहुत शानदार एक्सप्रेस वे। ये लोग लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं उसी के लिए। तो इस्लामाबाद को कभी वो इमरान खान की पार्टी के लोग घेर लेते हैं, कभी ऐसे लोग घेर लेते हैं। लेकिन ये लब्बैक वाले तो बहुत वो है, रेडिकलाइज किस्म के लोग हैं। और फिलिस्तीन को लेकर जो मुनीर साहब ने किया, और ये हमने उस दिन भी बात की थी कि मुनीर साहब ने सरेंडर किया है अमेरिका के सामने, मतलब इसमें तो कोई बात नहीं है। दबाव जिस तरह से हुआ है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए अलग इशू है, लेकिन मुनीर पर ये दबाव था, ये आसिम मुनीर का ही दबाव। और उस दिन में हमने कहा था ये फ्री लंचेज नहीं होते, नो फ्री लंचेज। तो नो फ्री लंचेज का जो उदाहरण है, बिल्कुल। और देखिए जगह जगह धुआं आपको दिखाई देगा, पाकिस्तान की सड़कों पर जो गदर मचा है उसकी हालत आप देख रहे हैं। और शहबाज शरीफ की सरकार पर बहुत जबरदस्त दबाव इस वक्त है। ये कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं, कितनी पब्लिक है सड़कों पर इस वक्त वहां पर। और मुद्दा क्या, गाजा। अपने देश का भी कोई मुद्दा हो तो अलग बात। तो ये आप देख रहे हैं, ये हालत है इस वक्त पाकिस्तान की। किसी तीसरे दुनिया के किसी कोने में तीसरे देश के अंदर दो लोगों की लड़ाई चल रही है और पाकिस्तान चल रहा है इसके लिए। सौरभ जी, आप ज़्यादा इसे मत दिखाइए। क्यों? प्रियंका गांधी वाड्रा पता लगे कि कल जाकर के सड़क पर गाजा के लिए उतर रहा है और बोले कि से आपने ये बहुत गलत समझौता हुआ है। ये तो बोल दिया गया, देखा आपने? जयराम रमेश का ट्वीट देखा आपने? नहीं, मैंने देखा है। मोदी ने नेतन्याहू को माय फ्रेंड कैसे कह दिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी सड़क पर न उतरे इस चीज को लेकर के। अभी चुनाव है बिहार के अंदर और गाजा तो बहुत बड़ा उनके लिए मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है गाजा। और नहीं तो आप कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा बजाता पर्स लेकर के जाते हैं गाजा का, लोग टी शर्ट पहन करके वहां पर जाते हैं गाजा का। और पाकिस्तान के लिए ये मत बोलिए कि से ये संगठन रेडिकलाइज है, बहुत रेडिकलाइज्ड है। एक्चुअली वहां पर रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स के ही बीच में कंपटीशन है कि कौन सबसे ज्यादा प्यूरिटनी रेडिकलाइज, सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई ज्यादा एक्सट्रीम वाले लोगों में से। जब पॉलिटिकल पार्टीज वहां के रेडिकलाइज्ड हैं सारे, आप देखें उनको, आप जिसे आप शहबाज खान की पार्टी है, शहबाज खान की पार्टी को यही जो तहरीके तालिबान है वो एक समय मदद किया करता था। जो तबलीगी जमात है उनके फंक्शंस में ये जाते थे, प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद जाया करते थे। समझे, बेनजीर भुट्टो पर जो अटैक करवाया गया था उसमें भी इनकी भूमिका थी। तो ये सारे लोग, ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो गाजा को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सवाल तो बहुत वाजिब बनता है ना, कि जैसे एक कांधार को 2.5 लाख की एक समय जनसंख्या थी, वो मार करके पूरी नस्तनाबूद करके 25,000 पर ला करके के वहां की आबादी खड़ी कर दी गई थी, वैसे ही गाजा के अंदर आज पूरी 1 लाख की आबादी खत्म कर दी गई। कोई बड़े बिल्डिंग्स वहां पर रह नहीं गए हैं, कोई मॉल वहां पर रह नहीं गया है, कोई चीजें वहां पर आज के दिन में उस वहां के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हैं। 70% एरिया है जहां पर आज के दिन में बिजली पानी नहीं ठीक से मिल रही है। और उसके बावजूद भी
यदि पूरे इस्लामिक कंट्रीज एक साथ आकर के ट्रंप के साथ समझौते करने पर सहमति व्यक्त करते हैं, सर मैं तो पिटाई किसकी हुई, जीत किसकी हुई? नेतन्याहू की तो जीत हुई है। छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं उन सब बातों को जो मैं विजय जी से कह रहा था। गाजा के लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं सड़कों के ऊपर कि सीज फायर हो गया। हमास कह रहा है कि हम तैयार हैं समझौता मानने के लिए। उसने भी यहाँ ये लोग मैं कौन तू खामखा सड़कों पर पत्थर चला रहे हैं। मतलब कुछ खामखा ही है वो, बिल्कुल खामखा की बात है। अब इसका मतलब वो समझ नहीं रहे ना उस तकलीफ को, वहां पर जिस तरह से जो मर रेस्पॉन्स रहा मिला है उसको पता है कि सीज फायर का मतलब क्या है। अब ये जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, ये एक बहुत ही कट्टरपंथी तंजीम है पाकिस्तान की, और इस तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने 10 अक्टूबर को गाजा पीस प्लान के खिलाफ इस प्रोटेस्ट मार्च का कॉल दिया था, और पाकिस्तान की शहबाज सरकार इससे घबराई हुई थी। प्रदर्शन से पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। राजधानी इस्लामाबाद में एंट्री एग्जिट रूट्स सील कर दिए गए थे। लाहौर शहर में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों में जबरदस्त हिंसा भी हुई थी और गोली भी चली थी, तेजाब तक फेंका गया था। ये देखे हमारे कारकुनों पे तेजाब फेंका जा रहा है। ये चेक करें, हमारे कारकुनों पे तेजाब फेंका जा रहा है। ये देखिए शैलिंग और हमारे कारकुनों पे तेजाब फेंका जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है। ये देखें, आप अपनी आंखों से देखें, ये शैलिंग शुरू हो चुकी है। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। लाहौर मरकज में शैलिंग शुरू हो चुकी है जी। तो ये त्रिपाठी जी, ये भी सोचता हूँ कभी कभी, खासकर इन दिनों जो हालात हैं पीओ के, तो वहां पर मारामारी, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोच, सारे सूबे, अब ये पंजाब भी इसके अंदर ये शामिल हो गया। ये देश फंक्शन कैसे करता है? ये मुझे लगता है कि देश तो नहीं है। कुछ लोग थे जो एक पागलपंथी थे, उनका कहें कि उस वक्त जिन्ना की कुछ अपनी ख्वाहिशें थी, और उसके बाद एक पागलपंथी थी कि हम एक मुल्क बनाएंगे जहां इस्लाम के आधार पर, शरिया के आधार पर उस तरह से शासन करेंगे। लेकिन अभी इस चर्चा में एक शब्द निकल कर आया है कि रेडिकल्स के बीच में लड़ाई है कि कौन कितना अधिक रेडिकल हो सकता है। जब आप उस दिशा में जाने लगते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है, वहां कोई रोक नहीं सकता है। तो अंत नहीं होगा तो कहां जाएगा? तो सबको ओसामा बिन लादेन याद आता है, तो सबको हमास याद आता है, और जैसे ही हमास याद आता है तो याद आता है कि नेतन्याहू ने क्या किया, फिर अमेरिका क्या कर रहा है, किस तरह से गाजा के लोग बर्बाद हो गए, मुसलमानों के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब तबाह हो गए, और ये यहां पर प्रदर्शन करने निकल पड़े। पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका के सामने घुटनों पर नहीं बैठा हुआ है, वो लेट गया है, वो एकदम से तलवे चाट रहा है डोनाल्ड ट्रंप के शहबाज शरीफ। लेकिन उसको जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, अरे भाई उस इलाके के लोग अपनी बेहतरी, अपना हक, अपनी शांति वो तय करेंगे ना। पाकिस्तान के लोग कौन होते हैं ये तय करने वाले? इनको तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको तय करना चाहिए, वहां के लोगों की स्थिति ठीक हो, उसको कोई तरीका निकल कर आए। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जो कर रहे हैं उसको रोक पाए, वहां पर आतंकवाद बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुश्किल तो यहां यह है कि सबको आतंकवाद में अपना अपना हिस्सा चाहिए, किसी को शांति में अपना हिस्सा नहीं चाहिए। और मैं कह रहा हूं, इस्लाम के नाम पर भले हो रहा है। अब लब्बैक अरबी शब्द है, लब्बैक का अर्थ है कि मैं हाजिर हूं। हाँ। किस लिए हाजिर हो भैया? हाथ में पत्थर लेकर, बढ़िया 12 बोर वाली बंदूक की, मतलब अब तो 12 बोर वाली बंदूक बड़ा सबसे कमतर और कमजोर असलहा माना जाता है, तो उसको लेकर ही चलते हैं। और उसमें भी मैं देख रहा था कि 2 तरह को, जिस तरह का है उसमें छर्रा और निकलेगा और कुछ होगा भी नहीं। तो जहां इस तरह की स्थिति है, और ये वही लोग लेके आए होंगे, पुलिस के पास तो कुछ और हथियार होंगे, इसका मतलब वो उनके अपने हथियार हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी देखना चाहिए। लेकिन इसमें अतिरेक मत समझिए। जो प्रोफेसर साहब ने कहा है, प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे ना, तो हम सबके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। कह रहे देखिए प्रोफेसर साहब प्रियंका जी को लेकर आ गए रास्ते में। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए ना, हमारा क्या लेना देना था भाई गाजा से? हमारे भी देश में अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग जगहों पर वो सर पे पट्टी बांधकर प्रदर्शन लोगों ने किया ना। हमारे देश की सांसद प्रियंका जी ने फिलिस्तीन का झोला लेकर वहां पहुंची ना। हमारे देश के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया ना। खतरा हमें देखना चाहिए इधर, विद इन इंडिया। ये जो कुछ हो रहा है वो निश्चित तौर पर एक अहमक देश है, जाहिल देश है, जिसको देश कहना भी कई बार गुनाह लगता है। लेकिन यहां जो मुश्किलें खड़ी हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और अच्छा है कि शांति हो जा रही, कुछ तमाशे करने वही दिखाना मैं चाह रहा था कि हमारे यहां भी जो लोग ऐसा, हमारे यहां भी लोग, अपोजिशन ने पूछा कि क्यों मोदी इतनी तारीफ कर रहे हैं ट्रंप की,
नेतन्याहू को दोस्त क्यों कह रहे हैं, वहां तो अभी कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं है। तो देखिए गाजा में क्या हो रहा है इस वक्त। पाकिस्तान में भले ही गदर हो, गाजा के अंदर इस वक्त शांति है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी पीस प्लान का विरोध कर रहे हैं। गाजा में हालात उस दूसरी ओर सामान्य हो रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कल दोपहर से लागू हो गया, इसकी औपचारिक घोषणा इजरायल ने कर दी है। और इसके बाद फिलिस्तीन में आप हमसे कहेंगे जी कि आप इतिहास में चले जाते हैं, खिलाफत आंदोलन के खिलाफ जो है वो टर्की में शांति आ गई थी, हमारे यहाँ उबाल में था। अब देखिए ना, लोग खुशी खुशी अपने घरों को लौट रहे हैं। जिनके घर मिट्टी में मिल गए वो भी, और जिनके कुछ सलामत रह गए वो भी। तो इन सब को इस बमबारी की वजह से गाजा पट्टी के दक्षिण में जाने को मजबूर होना पड़ा था। अभी उत्तर की तरफ वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजरायली सेना ने हमला भी रोक दिया और सेना पीछे भी हट रही है। सोमवार को बंधकों की रिहाई भी शुरू हो जाएगी। 2 साल तक ये प्रलयकारी विनाशकारी युद्ध चला और उसको रोकने की दिशा में पहला कदम है। यूएन ने इजरायल से गाजा में ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोलने की अपील की है ताकि लोगों तक मदद जो है वो पहुंचाई जा सके। ये फर्स्ट फेज है इसका, जिसमें कल बमबारी रोकी गई है। सोमवार तक का समय रहेगा हमास के पास, क्योंकि कल दोपहर से 72 घंटे उसको दिए गए हैं कि वो इजरायल बंधकों की वापसी करे, जिसमें 20 लोग जीवित हैं और बाकी मृत लोगों के अवशेष जो हैं वो उसको लौटाने हैं। और फिर इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। असली मुद्दा इसके बाद आएगा, जब हमास से कहा जाएगा हथियार डालने के लिए, वो उस पर राजी होता है या नहीं होता है। क्योंकि नेतन्याहू बहुत खुश होंगे अगर वो हथियार नहीं डालता, वो फिर बम मारेंगे। तो ये जिम्मेदारी अब मुस्लिम देशों की यहां है ज्यादा कि हमास को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो हथियार भी डाले। सर आप लिंक 9 बोल रहे हैं, मैं सुनील जी के पास बोलिए आप। बस एक लाइन की, ये जो खुशियां मनाई जा रही हैं वे लोग हैं जो हमास के साथ वाकई में वहां पर गाजा में उनके साथ नहीं खड़े थे। एक ढंग से ये वो जनसंख्या है जो जिसे हमास ने भी बंधक बनाकर करा है, उसके टेरर के डर से वो लोग उनके खिलाफ नहीं खड़े हो रहे थे। वो आज लग रहा है कि हम अपने घरों की तरफ तो कम से कम लौट रहे हैं। अब दुनिया में जो है लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स के लिए, समीर जी चाहते थे कि नहीं साहब ट्रंप तो ये लिख के दें कि ये बॉर्डर रहेगा, यहां से यहां तक फिलिस्तीन देश बना दिया जाएगा, उससे कम कुछ मंजूर नहीं। वो इस युद्ध विराम पे भी खुश नहीं है। देखिए मुझे लगता है जो कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। 3 साल इतने लंबे समय चला हुआ युद्ध के बाद जिस तरीके से हमास पूरा खत्म हो गया, बहुत अच्छा रहा कि हमास पूरा खत्म हो गया। लेकिन जिस तरीके से वहां से 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, उसके अंदर कई बेगुनाह बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, मुझे लग रहा है कि इसका एक सुखद अंत हुआ है कि चलो कम से कम अब युद्ध विराम पे सहमति बन गई है। वापसी इजराइल अपनी सेना की कब करता है ये बात का प्रश्न है। सोमवार से जो बंधक बनाए थे हमास ने, वो उनको वो छोड़ना शुरू कर देगा। इजराइल के लोग वापस इजराइल जाना शुरू हो जाएंगे। इजराइल भी जो बंधक थे वो वापस को छोड़ना शुरू कर देगा। तो मुझे लग रहा है कि अब एक शुरुआत हुई है। और इतना अविश्वास और इतना हिंसा और एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत जो भरी थी, मुझे लग रहा है अगर दोनों तैयार होते हैं तो ये एक बड़ी मुझे लगता है डेवलपमेंट है। और ट्रंप का सो क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि ट्रंप ने आखिरकार दोनों को इस बात के लिए तैयार किया है और अब वापसी शुरू हो रही है। अब उससे ज़्यादा बड़ी जरूरत यह है कि भाई जिस तरीके से वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चों को खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो यह व्यवस्था भी सुनिश्चित होना चाहिए कि भाई अब जब सीज फायर हो गया है तो वहाँ पर बच्चों के लिए कम से कम दवाइयाँ, भोजन, मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे और बचे हुए लोग हैं वो थोड़ा बेहतर जीवन जिए। और आने वाले समय में फिर वहाँ डेवलपमेंट हो, स्कूल हो, अस्पताल बने, फिलिस्तीन को कैसी मान्यता दी जाएगी, फिलिस्तीन कहाँ होगा, इजराइल सेना कितनी वापस आएगी, वो दूसरे चरणों में होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि दोनों के बीच युद्ध रोकना, जिस तरीके से इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए पूरा गाजा पट्टी बमबारी की थी, मुझे लग रहा है कि अब वहाँ शांति की उम्मीद जग रही है कि आने वाले दिनों में वहाँ कुछ बेहतर डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है थोड़ा लंबे पीस की और बढ़ती हुई मुझे फिलहाल ये चीजें दिख रही, क्योंकि अब ट्रंप साहब खुद जाने वाले हैं, इजराइल जाने का उनका चल रहा है, तो वो जाएंगे, शायद रविवार को जाएं। हाँ, रविवार को जा रहे हैं वो, तो हो सकता है उसके बाद कोई और बड़ा डेवलपमेंट हो, चीजें हो। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत है, दुनिया को उसका स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों को बधाई दी है, ट्रंप को भी दी है, थोड़ा क्या है वो ज्यादा जल्दबाजी करते हैं, हर चीज को पहले अनाउंस कर देना, बाद में पीछे लोग रायता साफ करते रहे, वो फैला के जाते हैं। बिजनेस भी तो दिख रहा है गाजा में। आप बंधकों को रिहा होने दो, उसके बाद हमास देखिए, उसके बाद अगला दौर लोग दोनों पार्टियां स्वीकार करती है, उसके बाद आप जाओ, एक स्टेप खत्म होगा कि भाई ये उससे पहले ही जा रहे हैं, पहले ही वो जा रहे हैं। तो ये फिर ये ना कि ताकि आपको सनद रहे कि भाई उन्होंने ही करवाया ये।
गाजा के लोगों की उम्मीद जग रही है, ट्रंप की उम्मीद टूट गई है। 25 में नहीं दिया तो 2026 में तो नोबेल प्राइज हो जाए ना। अब सर चारा क्या है उनके सामने सिवाय 26 के नोबेल का इंतजार करें। 2 साल से जो ये जंग चल रही थी, इसको रुकवाने का श्रेय देखिए, वैसे ठीक बात है ट्रंप को जाना चाहिए, उनका ही प्लान था। नेतन्याहू को उन्होंने मनाया, मुस्लिम देशों को उन्होंने मनाया, जिन देशों ने हमास को मनाया। अब इस पीस प्लान के अमल पर ट्रंप क्रेडिट लेना चाहते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। खैर, इजराइल और हमास दोनों को राजी कर लेना यह बड़ी बात थी और ट्रंप को उम्मीद थी कि गाजा पीस प्लान की वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। कई बार उन्होंने इस बात को कहा भी था, अब नोबेल नहीं आया। अब पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि इसमें जो नोबेल कमेटी थी उसने राजनीति को शांति के ऊपर तरजीह दी। फिर ट्रंप खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं दिया मुझे, देखो जिसको दिया है उसने मुझे फ़ोन किया कि सर ये तो मैंने ये प्राइज़ मैंने आपके लिए लिया है, आपको डेडिकेट करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन तो किया कि मुझे कहूँ मुझे ही दे दे, लेकिन मैंने कहा नहीं। ट्रंप ने बोला, सुनिए बोला उन्होंने। As to Trump and the Nobel Prize, it's not up to me to decide who should win the prize. And I don't think anyone... The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. It's a basic disaster. So, and you could also say it was given out for 24, and I was running for office in 24. अच्छा, बात तो तब बनी जब पुतिन ने भी तारीफ कर दी इनकी। पुतिन ने तारीफ नहीं की। नहीं सर, देखिए उन्होंने कहा इनके शांति प्रयासों की सराहना कि ये बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं दुनिया में शांति कराने के लिए। और उन्होंने यूक्रेन का भी नाम लिया कि गाजा में जो इन्होंने किया और जो यूक्रेन में जो उन्होंने प्रयास किए वो सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा काम करें। सुनाता हूं, पुतिन की बात सुनवा दीजिए। As to Trump and the Nobel Prize, it's not up to me to decide who should win the prize. And I don't think anyone present here will object, or anyone from your audience will object, when I say that there have been cases when the Nobel Prize Committee gave the Peace Prize to people who did nothing for peace. And in my opinion, those decisions damaged the prize's authority. प्रोफेसर साहब कह रहे हैं नहीं, ये भी तारीफ नहीं है। नहीं, मैं कहते हैं जैसे इसको चुटकी लेना कहते हैं। अच्छा। मजे लेना जो है ना, मजे लेना .com, उसे वही उसी का ये इजहार कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है जब हॉस्टल में होते थे ना, तो कोई यूपीएससी कर लेता था तो अंदर से कलेजा जलता था, लेकिन सुना है तुम ये क्वालिफाई करो, बहुत अच्छा लगा। तो कम्युनिकेशन थियरी में हम लोग पढ़ाते हैं कि देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट इज ऑन योर फेस। तो ये वही बात है, उनको पता है वो तंज कर रहे हैं। जैसा नहीं कर सकते क्या? जैसे भारत में नहीं होता है कि केजरीवाल जी की सरकार जाने वाली थी तो दिल्ली सरकार ने 3 साल के पुरस्कार ऐसे ही घोषित कर दिए। 3 साल के। अब बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कल एक कार्यक्रम में गए और वहां जो उन्होंने देश की हिंदू और मुस्लिम आबादी के आंकड़े देकर जो बात कही, उसकी हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन पर अमित शाह ने एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। वो पूरा डेटा लेकर के आए थे 1951 से लेकर 2011 तक जितने सेंसस हमारे यहाँ हुए हैं, जनगणनाएं हुई हैं, उसकी बात उन्होंने बताई। और उन्होंने बताया कि देश में हिंदू आबादी का जो प्रतिशत है वो घटता जा रहा है और मुस्लिम आबादी में जबरदस्त उछाल आ रहा है। और उन्होंने कहा कि ये फर्टिलिटी रेट की वजह से नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान समाज में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है। उनकी जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपके यहाँ पर घुसपैठिए मुसलमान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जितनी जनगणनाएं हुई हैं उसका सारा डेटा उन्होंने दिया और उन्होंने कहा, बतौर गृहमंत्री उन्होंने कहा कि देश को वो धर्मशाला नहीं बनने देंगे। घुसपैठियों को इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने 3D का एक प्लान बताया: डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। डिटेक्ट मतलब घुसपैठिए की पहचान, डिलीट मतलब वोटर लिस्ट से उसके नाम का डिलीशन, और डिपोर्ट मतलब उसको घर वापसी कराई जाए जहां से भी वो आया है। आंकड़े बताते हुए अमित शाह ने कहा कि
मुस्लिम आबादी भारत के अंदर 24 लास्ट डिकेडल सेंसस जो था, यानी सेंसस जो हुआ उससे पीछे के 10 वर्ष, उसमें मुस्लिम आबादी के बढ़ने की दर 24.6% थी और हिंदू आबादी 4.5% की आबादी में गिरावट आई। तो गृह मंत्री ने कहा कि गुजरात और राजस्थान ये भी 2 बॉर्डर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान से इनकी भी सीमा लगती है, लेकिन यहाँ कोई घुसपैठ नहीं होती, सख्ती है। लेकिन हमारे पूर्वी जो सरहद है वहाँ ऐसा क्या है? पश्चिम बंगाल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने डेटा के जरिए बताया कि कई इलाके तो ऐसे हैं, कई पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ 70% उछाल आया मुस्लिम आबादी के अंदर कुछ वर्षों के अंदर। फिर उन्होंने कहा SIR भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जो है वो किया जाना चाहिए, लेकिन आजकल नेता लोग घुसपैठियों को वोट बैंक मानने लगे हैं और वो इसका विरोध करते हैं। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ ये डेटा यहां दे रहा हूं इसको ये ना समझें कि मैं हिंदू मुसलमान के नजरिए से कुछ बात देश में करना चाहता हूं, नहीं। उन्होंने कहा मैं घुसपैठ की समस्या को रेखांकित करने के लिए यह डेटा दे रहा हूं। फिर उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा अगर भारत का बंटवारा ना हुआ होता तो किसी भी जनसंख्या में किसी भी सेंसस के अंदर, जनगणना के अंदर धर्म पूछने की कोई जरूरत ही ना होती और शायद भारत में भी ना पूछी जाती। लेकिन चूंकि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो उस वक्त की सरकार ने 1951 में पहला सेंसस हुआ था तो नेहरू जी का नाम उन्होंने, लेकिन नेहरू जी ने और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने ये सही समझा कि जब हम जनगणना करें तो धर्म भी पूछें, इसीलिए हमको धर्म पूछना पड़ता है, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी। इस मुद्दे के ऊपर आप देखिए 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने पहली बार यह कहा था कि डेमोग्राफी बड़ी खतरनाक तरीके से हमारी सीमावर्ती इलाकों के अंदर बदली है और हम उसको उस समस्या से डील करने के लिए एक डेमोग्राफी मिशन बनाएंगे। मेरे ख्याल से उसकी फॉर्मेलिटीज हो गई होंगी पूरी। अब उसके बाद कई जगहों पर प्रधानमंत्री ने उस बात को दोबारा उठाया, उस समस्या दोबारा दोहराई। अब गृह मंत्री ने उस पर बड़ी डिटेल में आंकड़ों के साथ ये सारी बातें कही हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी माना कि बहुत सारे बांग्लादेश है जैसे, उन्होंने कहा कोई आदमी प्रताड़ित होकर आता है, हिंदू अगर वहां से भारत में आ रहा है तो वो प्रताड़ित होकर के आ रहा है, लेकिन जो दूसरे धर्म का व्यक्ति आ रहा है वो प्रताड़ना की वजह से नहीं आ रहा, वो यहाँ एक बेहतर जिंदगी के लिए आ रहा है, आर्थिक दृष्टि से और सक्षम होने के लिए यहाँ पर आ रहा है। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको घुसपैठिया मानते हैं। लेकिन कोई अगर प्रताड़ना की वजह से आता है बॉर्डर क्रॉस करके, लीगल इलीगल जैसे कि, तो उन्होंने कहा कि जितना हक मेरा देश के गृहमंत्री होने के नाते हिंदुस्तान पर है उतना पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का भी है। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि इस मुद्दे पर पॉलिटिकल करेक्टनेस काफी हद तक ये सरकार छोड़ रही है, खुल के बात कर रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये आज की बात नहीं है। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट एक आई थी जो उन्होंने बंगाल और आसाम दोनों के हिस्से में बोला था और ये 1998 में टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट आई थी। वो बंगाल के गवर्नर थे, IB के डायरेक्टर भी रह चुके थे और उन्होंने कहा था कि बंगाल के अंदर 123 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत जोर से डेमोग्राफी परिवर्तन हो चुका है। दूसरी बात उन्होंने अपने रिपोर्ट में कही थी कि बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें से हिंदू औने पौने दाम पर अपने घरों को बेच करके शहरों की तरफ भाग रहे थे। तीसरी बात उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि जो शुरू के दिनों में बंगाल के मुसलमान जो है इसका विरोध करते थे, लेकिन जो उनके नेता है उन्होंने मौलानाओं ने समझाया कि जितनी जनसंख्या हमारी बढ़ेगी हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ेगा और यही कारण है कि उनको इस मदद में वामपंथियों ने भी मदद किया, कांग्रेसियों ने भी मदद किया। नतीजा यह है कि पूरा बंगाल का इलाका जो है वो आपको सीमावर्ती इलाका आज उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल कर गई रही है। यही बात जो है 1998 में जनरल SK सिन्हा की रिपोर्ट आई थी। आप हितेश्वर साकिया जो है 1997 के अंदर विधानसभा के पटल पर ये बोल चुके थे कि हमारे यहाँ 30 मिलियन बांग्लादेशी आकर के घुसपैठ कर चुके हैं। आप इंद्रजीत गुप्त जब थे होम मिनिस्टर थे, CPI के होम मिनिस्टर थे, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, उन्होंने संसद के पटल पर बोला था कि 1 करोड़ बांग्लादेशी आकर के हमारे यहां बस गए हैं। ये तब की बात है जब यूपीए की सरकार थी, ये वाला ये नहीं, सॉरी यूपीए की नहीं, नेशनल फ्रंट की तब सरकार थी। इंद्रजीत गुप्त उस समय CPI की तरफ से ये थे। श्री प्रकाश जायसवाल जब होम मिनिस्टर थे 2004 के अंदर फिर संसद में ये बात दोहराई गई, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बात कही, सारे लोगों ने कहा। IMDT एक्ट जिसे आप कहते हैं, IMDT एक्ट को लेकर के कांग्रेस पार्टी आई थी। IMDT एक्ट को
चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में सर्बानंद सोनोवाल ने। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ये जो सरकार आईएमडीटी एक्ट लेकर के आई है, यदि इस रफ्तार से यदि इसको लागू किया जाए तो 300 साल तक भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और यह इसलिए ये कानून बना, उनको भगाने के लिए नहीं, उनको बसाने के लिए लाया गया है। तो ये 20 साल में यदि 1 करोड़ की आबादी को भी हम उसकी फर्टिलिटी से कंट्रीब्यूट कर दें तो आज के दिन में कम से कम 5 करोड़ की आबादी जो है वो बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं। आज कैसे इसको हटाया जाए, ये बहुत बड़ी आज इस सरकार ने बात करना शुरू किया इस पर। इन्होंने कहा हमने इस पर काम शुरू किया है, वो सही बात है, लेकिन कि आप एक जिक्र कर जब आपको यही नहीं मालूम है कितने, तो निकालना भेजना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इनके प्रयास, मैं तो इस प्रयास की सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन ये चुनौती कितनी बड़ी है, टास्क कितना बड़ा है, उसको आप सोचें। और फिर उसके ऊपर जब आपको लगभग सारी पॉलिटिकल क्लास जो है इस सत्ता में जो लोग हैं उनके अलावा लगभग पूरी पॉलिटिकल क्लास इसको जो है राजनीति की नजर से देखती है और वो आपकी मंशा पर संदेह खड़े करती हो। बंगाल में एसआईआर के लिए अभी देखिए कितने सर फुटअवर होगी, बिहार में नानी याद आ गई, पता लग गया कि कितना मुश्किल काम था। सुप्रीम कोर्ट उसके उन बांग्लादेशियों के साथ खड़ी हो जा रही है। अभी आगे जाकर की कितनी और परेशानियां होंगी इसमें। अब रिएक्शन आ गया, दिखाता हूं। अखिलेश यादव का जवाब आया गृह मंत्री की बात पर, उन्होंने कहा कि अगर आज भी घुसपैठिए आ रहे हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। 11 साल भी घुसपैठियों पर एक्शन के बाद भी इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। और हमारा टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में जो दूसरे दल से घुसपैठिए आए हैं उनको बाहर करेंगे। इसको हल्का बना देते हैं पूरे विमर्श को। ये अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। खुले मन से कहा कि आजम खान, अगर घुसपैठियों की बात आज भी हो रही है 11 साल बाद, और सच्चाई तो ये है कि दूसरे दल से जो एक घुसपैठी आए हुए हैं यूपी में, दूसरे दल से असली उन्हें हटाना है। तो मुझे तो खैर उनकी बात समझ में आई नहीं, दूसरे दल के घुसपैठियों का, और इस बात का इस मुद्दे से, गंभीर मुद्दे से लेना देना क्या? नहीं, लेकिन ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे उस दिन अभी वो 100 सीसी 3000 सीसी का राहुल गांधी ने कह दिया, तो नहीं समझ में आया था आज आपको। अखिलेश यादव इनकी बात समझ में आ जाती है, लेकिन वैसा मामला नहीं है। नहीं, लेकिन आज वाली नहीं समझ में आई। बहुत हल्का ये भी नहीं, अच्छा ये भी बार बार आपको जब लोग कहते हुए मिलते हैं ना, जो उन्होंने कहा कि घुसपैठ कैसे हो रही है, फिर बीएसएफ तो होम मिनिस्टर के अंडर है, सीधे अमित शाह जिम्मेदार हैं इसके। देश में चोरी क्यों होती है, देश में हत्या क्यों होती है, हर जगह सरकारें हैं, कहीं कांग्रेस की है कहीं बीजेपी की है, क्यों है क्राइम वहां पर, क्यों नहीं बंद कर देते? ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये तो होता है। कोई ये नहीं कहता कि एक भी आदमी परिंदा पर नहीं मार सकता बॉर्डर से, लोग आते हैं, सच्चाई है ये। उसके लिए कहीं बेईमानी भी जिम्मेदार होगी और कहीं पर आपके जो वहां पर जो जमीनी हालात हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो जिम्मेदार होंगी। लेकिन आपका इस मुद्दे पर स्टैंड क्या है तो कोई ये बताए। या तो ये पार्टियां खुल के कहते हैं कि नहीं साहब, जो भारत में है वो भारत का, कोई बाहर नहीं जाएगा। हिम्मत है कहने की तो कहें इस बात को, लेकिन वोट चाहिए। और पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए ये कहेंगे कि फिर सरकार पे आप तोहमत दोगे, आपने क्या किया। बाकी देशों, बाकी सरकारें नहीं, उन्होंने क्या किया। ये अगर 2 करोड़ 4 करोड़ जितने भी लोग आए हैं, ये 2014 के बाद ही से तो नहीं आए। कितने लोग निकाले गए थे आज तक बाहर। तो कम से कम अगर कोई इस पर बात कर रहा है, आगे बढ़ने का काम कर रहा है, तो उसमें भी आप केवल कुछ उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो अड़ंगा ही लगाएंगे। देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, और उसके बाद से जिस तरीके से, फिर अमित भाई शाह ने जिस तरीके से 2019 में देश के गृह मंत्री की बागडोर संभाली, उसके बाद से नक्सलवाद पे जिस तरीके से उन्होंने काम किया, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने अब कहा है कि भाई अब नक्सलवाद गिने चुने जिले में है और अब उनका अंतिम समय आ गया है, और अब नक्सलवादी हथियार डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें अब छोड़ दिया जाए, हम आत्मसमर्पण करने को तैयार है। इस देश से जो नक्सलवाद खत्म हो नहीं सकता था, जिससे प्रधानमंत्री मोदी, मनमोहन सिंह स्वीकार कर चुके थे कि भाई नक्सलवाद इस देश से जा नहीं सकता, उससे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने लगभग इस देश से 11 साल के अंदर खत्म कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि इनका पूरा टारगेट घुसपैठी के ऊपर है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा कि जो डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे, अब युद्ध स्तर पर इनका पूरा फोकस घुसपैठियों पे है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये दिखेगा हमें कि जिस तरीके से कल अमित भाई शाह ने पूरा डिटेल दिया, 1951 का दिया, 71 का दिया, 91 का दिया, 2011 का डाटा दिया, और बताया कि मुस्लिम आबादी भाई 24.6% की दर से बढ़ रही है और हिंदू आबादी 4.6 की दर से कम हो रही है।
तो उन्होंने बताया कि भाई ये कोई जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं हो रहा है, ये जो ममता बनर्जी की विशेष मोहब्बत है कि बॉर्डर से जिस तरीके से घुसाया गया, कांग्रेस से जो 2004 से लेकर 2014 तक उन्हें अपना एक परिवार का सदस्य मान के उन्हें देश के अंदर बसने दिया गया, नागरिक बनाया गया, तो अब उसकी सफाई शुरू होने वाली है। और मुझे लग रहा है जो SIR बिहार में हुआ है उसकी एक शुरुआत थी, और चुनाव आयोग ने कल ही बोल दिया है कि अब चरणों में पूरे देश में SIR होने वाला है, तो ये एक पहली स्टेप होगी। और अब गृह मंत्रालय मुझे लगता है कि इस पर बहुत कठोरता से काम करेगा और आने वाले दिनों में हमें देखेगा कि देश से बड़ी मात्रा में जहाज से भर भर कर घुसपैठियों को उनके देश भेजा जाएगा। ठीक है सर, ये कल सरकार बहुत इस पर गंभीर है। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट का भी जिक्र किया कि ये भी कहा जाता है ना, जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो आबादियों का पूरा एक्सचेंज क्यों नहीं हुआ? ठीक है, किसी को आप जबरदस्ती नहीं भेज सकते, लेकिन जो लोग जाना चाह रहे थे उनको भी रोका गया। नेहरू लियाकत पैक्ट यही था सर, आपको बताएंगे कि वहां जो हिंदू रह गए, जो यहाँ आना चाहते हैं उनको वहां रोके, उनको उनके हक दिए जाएं, और जो यहाँ मुसलमान है जो वहां जाना चाहते हैं उनको यहाँ रोके, उनको यहाँ की सरकार जो है उनके हक देगी। हुआ क्या, हम हर लिहाज से नुकसान में रहे। हिंदू आज भी वहां हिंदू भी आना चाह रहा है भारत में, मुसलमान भी आना चाह रहा है भारत में, इसीलिए उनको कहना पड़ा कि हम धर्मशाला नहीं है। सर देखिए, नेहरू लियाकत पैक्ट पर तो बहुत बात हो चुकी, उसमें किस तरह से बदलाव हुआ, क्या क्या किया गया, और पाकिस्तान ने उसको नहीं माना एक तरह से। भारत ने तो माना ही है उसको, भारत सरकार जो भी रही है उन्होंने माना। अभी अमित शाह जी की बात करते हैं। अमित शाह जी का एक और पोस्ट आया है, वो मैं बता देता हूँ आपको इस पर डिस्कशन करने से पहले। उसमें लिखा है ऑफिस ऑफ अमित शाह कि कल इस अकाउंट से भाषण के लाइव ट्वीट करते समय एक गलती हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 2001 से 11 के बीच में 24 मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6 रही, जो बताया गया, मतलब जो सब लोगों ने कल खबर चलाई कि 24.6% हो गई है मुसलमानों की आबादी। तो ये करेक्शन है जी, बिल्कुल 24.6% की हमने भी तो वही बताया कि आपने बताया, लेकिन वो उस पर काफ़ी चल रहा है उनका कि वो 24.6% था ग्रोथ रेट है। अब दूसरी बात करते हैं, अमित शाह जी ने कहा डिलीट डिपोर्ट, डिलीट डिटेक्ट डिपोर्ट, हाँ डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी डेमोग्राफी मिशन पर काम किया है। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार थी। आपने बोला कि क्या हो रहा है, उस समय सरकार के आंकड़े, जो होम मिनिस्ट्री के आंकड़े, उस पर बात कर रहा हूँ मैं, उसमें उन्होंने कहा कि 23,611 लोगों को डिपोर्ट किया है 10 साल में मनमोहन सिंह सरकार ने। मोदी सरकार है 2014 से 2024, उसमें 16,000 लोगों को करीबन डिपोर्ट किया है। तो ये फिगर तो कंपैरेटिव यदि आपको करना हो तो। दूसरी बात, 1 करोड़ 20 लाख थे, मतलब 20 साल में 40,000 लोग भी नहीं निकाल पाए। नहीं, आप कंपैरिजन में बात करिए ना, आप उसको 40,000 मत जोड़िए। 23,000 कौन सा जमीन आसमान का अंतर है सर? आपने उधर 20-22 बताया, इधर 16 बताया। 23,000 वो नहीं, इसलिए कि भाई उस सरकारों में नहीं हुआ, इस सरकारों में हुआ, उस हिसाब से 16,000 हुए। 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी या इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स बताए गए थे यूपीए गवर्नमेंट में, आज हो गए हैं 2 करोड़ अंदाजा ना, क्योंकि अभी सरकार ने भी खुद ने भी नहीं दिखाया है। अब खुद अमित शाह जी ने कह दिया अभी डिटेक्ट करना है, तो मतलब इस सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है 11 साल बाद भी कि इन्फिल्ट्रेटर्स क्या है। ठीक है, अब पहले इन्फिल्ट्रेशन के डिलीट करने से पहले डिटेक्ट करना है 2 करोड़ लोग। यदि सरकार की पॉलिसी के हिसाब से देखें, हम 2,000 लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, तो 2 करोड़ लोगों को कितने साल में डिपोर्ट करेंगे? और वो भी तब जब आप पहले उनको डिटेक्ट करेंगे। फिर बात हुई कि SIR की चर्चा हुई, तो SIR में तो आपने अभी तक सरकार ने बताया नहीं कि कितने लोग घुसपैठिए हमको मिले हैं। ठीक है, तो इस सरकार को इस पॉलिसी, और मुझे नहीं लगता, जो भी सपोर्ट भी कर रहे हैं उनके भी मैं खिलाफ हूं कि घुसपैठियों के लिए बार बार ये बात होती है कि इस पर ईमानदारी के साथ मिशन पर काम किया जाए। डेमोग्राफिक मिशन पर भी सरकार ने बात की, उसको ले जाकर बात का जवाब दे देता हूं, समय हालांकि चला गया है। क्या बोल बड़े बड़े, काम कितना हुआ इस सरकार में? नहीं, देखिए, एक रूटीन डिपोर्टेशन होता है जिसमें आप किसी को पकड़ते हैं और उसको वापस भेज देते हैं। एंटर करने की जो स्टेप्स हैं उसमें वो कहीं घुल मिल जाए उससे पहले 2014 के पहले के जितने डिपोर्टेशन हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं। 1974 से टिल डेट अगर रियल डिपोर्टेशन कहें जिसको आपने पकड़ के भेजा है तो वो मात्र 23 से 25 हजार है, सिर्फ और सिर्फ इतने। और ये ठीक बात है कि अगर उस रेट में भेजेंगे तो कितने वर्षों में भेजेंगे, लेकिन अभी इस समय जिस तरह से शहरों से जो लोग बरसों से रह रहे थे, यानी घुल मिल गए थे, जो हमारा आपका हिस्सा हो गए थे, और बिहार SIR में वो चैलेंज कितना बड़ा है जो डिटेक्ट वाला है, उसको आप समझिए कि एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि मेरे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सब है, ये मेरे बच्चे बच्ची तो यहीं पैदा हुए हैं, मेरे पिताजी इलीगल घुसपैठिए थे
आप इसको समझिए। उनके अमित बच्चे शाह की सरकारी जवाबदेही नौकरी कर करिए, रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जवाबदेही करिए, लेकिन इस अभियान का मजाक मत बनाइए। बिल्कुल, ये देश बड़ी बात है। गंभीर आंतरिक खतरे से गुजर रहा है। आज समय इतना था, बहुत शुक्रिया।